आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार। 3 अगस्त गुरुवार के मॉर्निंग न्यूज पॉडकास्ट आज के दिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशबू कुमार। हरियाणा का नूह जिस सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसा, कैसे उसके लिए माहौल तैयार किया जा रहा था, सोशल मीडिया पर सरेआम इसकी व्यू रचना हो रही थी और पुलिस ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। सबसे पहले आज इसकी पूरी कहानी आपको सुनवाएंगे। कोचिंग संस्थान देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह फैले हुए हैं, लेकिन बिहार शायद देश का पहला राज्य है जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की टाइमिंग को लेकर सरकार का इतना सख्त रवैया सामने आया है। क्या है पूरा मामला और इस सख्ती से किसका भला होगा, जानेंगे। और सिगरेट पीने वालों के साथ रहने से भी आप कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। WHO की एक ताज़ा रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। भारत को लेकर क्या कहा गया इस रिपोर्ट में और पॉलिसी के लेवल पर कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है, एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस। आइए सुनते हैं शुभम तिवारी से। शुक्रिया खुशबू। हरियाणा के नूह समेत हिंसा प्रभावित इलाकों में 5 अगस्त तक इंटरनेट पर प्रतिबंध। हिंसा में अब तक 6 लोगों की हुई मौत। नूह के बाद गुरुग्राम में हुई हिंसा पर अमेरिका में उठा सवाल। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने शांति की अपील। कांग्रेस नेता राहुल गांधी निजी दौरे पर देर रात गोवा पहुंचे। डोबलिम एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं ने किया उनका स्वागत। दिल्ली में बाइक टैक्सी जैसी ओला, उबर और रैपिडो की सर्विस आगे बहाल होंगी या नहीं, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट का आज फैसला। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा में हो सकती है चर्चा। लोकसभा में बिल पास कराने के लिए सरकार के पास है जरूरी नंबर। अमेरिका ने चीन की 2 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। उइगर मुस्लिमों से जबरन काम कराने का है आरोप। और भारत वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज। भारतीय टीम अपना 200वां T20 इंटरनेशनल मैच खेलने उतरेगी। 31 जुलाई को एक धार्मिक यात्रा के चलते हरियाणा के नूह में हिंसा की आग भड़क उठी थी। इस घटना में 2 होमगार्ड और एक मौलवी सहित 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। दुकानें जला दी गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। नूह, मेवात और आसपास के इलाकों में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। हालात को सामान्य बनाने के लिए केंद्र सरकार से CRPF की 5 कंपनियां और मांगी गई हैं। इसके अलावा फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम की सोहना, पटौदी और मानेसर में 5 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हिंसा में जो भी नुकसान हुआ वो दंगाइयों से वसूला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दंगा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में अब तक 41 FIR दर्ज किए जा चुके हैं। 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 100 से ज़्यादा लोग डिटेन हुए हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन नूह मेवात में ये जो घटना घटी वो अचानक नहीं हुई। इसकी तैयारी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, वो भी सोशल मीडिया पर सबकी नज़रों के सामने। इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने इसकी पूरी छानबीन की है। इससे जुड़े जर्नलिस्ट हैं अंकित कुमार। हमने उनसे ही बातचीत की और पूछा कि इन दंगों के बीज कैसे बोए गए। अगर आप अभी तक के सारे घटनाक्रम को देखेंगे तो हमें अब ये कहना पड़ेगा कि ये पूरा हादसा हुआ, ये सोशल मीडिया पे ही एक तरह से, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, ऑर्केस्ट्रेट हुआ। पहली पुलिस की प्रतिक्रिया आई थी सोमवार की शाम को, तो अगर आप उस पे गौर करें तो वो पुलिस की प्रतिक्रिया ये थी कि शोभा यात्रा के दौरान अचानक से किसी ने कुछ कहा और उसके बाद हिंसा भड़क उठी। हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसके हिसाब से पुलिस का ये दावा बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमने करीब करीब 50 से 60 वीडियोस जो उस दौरान पोस्ट किए गए थे उसको एक तरह से हमारी टीम ने स्टडी किया है और उसके बिना पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ नूह और मेवात के इलाकों में या गुरुग्राम के आसपास के इलाकों में, वो पिछले कई दिनों से पनप रहा था। इसकी शुरुआत होती है हरियाणा के ही फरीदाबाद से। दरअसल फरीदाबाद पुलिस ने कुछ दिनों पहले नूह के एक निवासी को साइबर फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के समय उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया और वहां उसकी मौत हो गई। उसके बाद जो नूह के लोकल नेता हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं, उन्होंने आके फरीदाबाद में अच्छा खासा प्रदर्शन किया और कहा कि भाई ये कस्टोडियल डेथ का मामला है, इस पे पुलिस के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उस पूरे केस में एंट्री होती है एक कैरेक्टर, इसका नाम है बिट्टू बजरंगी, जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता अपने आप को बताता है। वो शख्स पहुंचता है सबसे पहले ये बता
बताता हुआ कि जो ये घटना हुआ है नूह के निवासी के साथ, उसके बाद नूह में वहां के लोकल लोगों, वहां के लोकल नेताओं के द्वारा पुलिस के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए गए हैं। बजरंगी ने उसके वीडियो शेयर किए, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए और वहां कुछ भड़काऊ भाषण दिए। अंकित, आपने और आपकी टीम ने इन सभी वीडियोस को खंगाला है, तो क्या था इनके अंदर, किस तरह की बातें की गई थी? हमने वो वीडियोस भी देखे हैं, वो वीडियोस देखें तो वो भड़काऊ हैं। वो वीडियोस वहां के लोकल लोगों को एक तरह से भड़का रहे हैं कि अगर आपको कोई पुलिस वाला दिखे तो उस पे आप हमला कर दो। इस तरह की बातें उसमें की जा रही है, लेकिन बात वहां रुकी नहीं। आने वाले कुछ दिनों में ही जो हर साल वहां एक यात्रा निकाली जाती है, उसका समय चूंकि आने वाला होता है, तो बिट्टू बजरंगी ने एक सोशल मीडिया पे एक भड़काऊ, एक तरह का एक टीजर जिसे हम कहते हैं, वो रिलीज किया। उस टीजर में उसने एक तरह से चैलेंज दिया मेवात के लोगों को कि मैं आ रहा हूं, और उसमें कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो थोड़ा सा वहां भावनाओं को भड़काए, इस तरह की चीजें थी उसमें। इसके अलावा मोनू मानेसर ने भी एक वीडियो रिलीज किया, उसने भी अपील की कि मैं भी आ रहा हूं, आप लोग भी आओ। उसके जवाब में हमने ये मॉनिटर किया कि कुछ लोकल जो मेवात के रहने वाले लोग, उसके आसपास के रहने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने भी दूसरे पक्ष की तरफ से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे एक तरह से कॉल किया, लोगों को एक तरह से आह्वान किया कि आप सब के सब आ जाओ 31 तारीख को, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि एक शोडाउन जैसा डेवलप हो रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ पूरे पब्लिक व्यू में, पुलिस के सामने, पूरी दुनिया के सामने ये हो रहा था। तो अगर किसी को ये लगता है कि अचानक से कुछ हो गया और घटना घट गई, मेवात में ऐसा नहीं हुआ। कई दिनों से हो रहा था, तथाकथित तरीके से उसको एक तरह से चैनल किया जा रहा था, सोशल मीडिया पे प्रमोट किया जा रहा था कि हाँ हम आ रहे हैं, दूसरे पक्ष के लोग कह रहे हैं आ जाओ देख लेंगे। हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही तो बिल्कुल थी ही। पुलिस अगर थोड़ा सा भी ज्यादा प्रोएक्टिव होती, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से करती, तो ये घटना रुक सकती थी। अच्छा, और आपने मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का नाम भी लिया है, तो और कौन कौन से किरदार प्रमुख तौर पर शामिल थे इसमें? अगर किरदारों की बात करें तो पहले हमने जिक्र किया बिट्टू बजरंगी का। बिट्टू बजरंगी एक महत्वपूर्ण किरदार था। मोनू मानेसर का नाम बार बार आ रहा है, लेकिन मोनू मानेसर उस दिन वहां मौजूद नहीं था। पुलिस के हिसाब से भी, मोनू मानेसर के हिसाब से भी हमें भी कोई इंडिपेंडेंट ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसके आधार पर हम कह सकें कि मोनू मानेसर उस दिन उस जगह पे मौजूद था जहां पे ये हिंसा हुई है। तो मोनू मानेसर का नाम आ जरूर रहा है, लेकिन मोनू मानेसर का हमने कोई एविडेंस नहीं देखा वहां शामिल होने का। इसके अलावा दूसरे पक्ष की बात करें तो एक मोहम्मद समर नाम का एक इंस्टाग्राम अकाउंट का हमने एक वीडियो देखा है, जिसमें लोगों को कहा जा रहा है कि भाई आप आओ 31 तारीख को यहाँ प्रदर्शन करने। वो एक कैरेक्टर है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर है जिसका वीडियो पिछले कई दिनों से वायरल हो रहा है, उनका नाम है जाबिर घाटमिका। जाबिर घाटमिका का वीडियो अगर आप देखेंगे तो बताया जा रहा है कि ये फरीदाबाद की घटना के बाद हुआ, जहां पे वो पुलिस वालों के खिलाफ लोकल लोगों को भड़काता हुआ दिख रहा है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे एक तरह से भड़काने का, एक तरफ से तैयार करने का, एक माहौल तैयार करने का काम कर रहे थे। और कहीं ना कहीं पूरे इन्वेस्टिगेशन में उस घटना को शुरू करने वाले लोगों का जब भी जिक्र होगा तो इन लोगों के इर्द गिर्द जरूर शक की सुई सबसे पहले जानी चाहिए। तो जब सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से ये तनातनी चल रही थी, तो पुलिस तमाशबीन बनी रही और उस वक्त एक्टिव नहीं हुई, जिसका नतीजा इस रूप में देखने को मिला। हालांकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अब कहा है कि 21 से 31 जुलाई के बीच सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्कैन करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित कुमार, हमें ये जानकारी देने के लिए। देश भर के सरकारी स्कूलों और ज़्यादातर कॉलेजों में पढ़ाई लिखाई को लेकर आम धारणा क्या है, ये किसी से नहीं छुपा है। इसलिए पूरे देश में बहुतायत मात्रा में कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं और बेरोक टोक चल रहे हैं। लचर सरकारी सिस्टम से निराश हो चुके पेरेंट्स भी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की आस में कोचिंग संस्थानों का हाथ पकड़ा दे रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार के कड़क अधिकारी माने जाने वाले के पाठक ने सरकारी स्कूलिंग सिस्टम को दुरुस्त करने की पहल की है और इसी कड़ी में कोचिंग संस्थानों पर भी नकेल कसने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं चलाए जाएंगे। उनका कहना है कि ये स्कूल का समय है और इसको छोड़कर कोचिंग इंस्टीट्यूट दूसरे टाइम में ऑपरेट कर सकते हैं। सभी जिला अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर उन्होंने इस बाबत आगाह किया है और निर्देश का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर एक्शन लेने की बात कही है।
तो कोचिंग संस्थानों पर अचानक शिक्षा विभाग की इस सख्ती के पीछे क्या वजह हैं, जानने के लिए हम पहुंचे पटना में इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के कॉरेस्पॉन्डेंट पुष्य मित्र के पास। देखिए, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, वो पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में अपने तरीके से, और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। सबसे पहला एक्शन उन्होंने लिया कि जितने सरकारी स्कूल है, अगर उसमें टीचर समय से नहीं आते हैं तो उनकी वेतन की कटौती होगी। उन्होंने पूरी टीम बनाई, ब्लॉक लेवल से लेकर हर लेवल तक, जो हफ्ते में 2 या 3 बार जाके वहाँ स्कूलों में जांच करेगी। हर स्कूल की जांच हो रही है हर हफ्ते, और वहाँ जो शिक्षक अनुपस्थित पाए जा रहे हैं या समय से नहीं आ रहे हैं, उनके वेतन की कटौती हो रही है। तो एक तरह से पहले उन्होंने उपस्थिति बेहतर बनाई। दूसरा, उन्होंने ये देखा कि बच्चे सरकारी स्कूल इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ गुणवत्ता अच्छी नहीं है, और फिर वो बच्चे कोचिंग में जाते हैं। कोचिंग पर डिपेंडेंसी बिहार में ज्यादा है, इसलिए उन्होंने कोचिंग व्यवस्था को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की, और ये बनाने की कोशिश की कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो सप्लीमेंट्री हो, वो मुख्य ना हो। तो अब इससे पहले कि वो व्यवस्था को सुधारें, उन्होंने दूसरा स्टेप उठाया है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को कंट्रोल करेंगे। पहली बात ये है। दूसरी बात कि ये कोई नई बात नहीं है, ये जो वो कर रहे हैं वो बिहार कोचिंग इंस्टीट्यूट एक्ट 2020 के प्रावधानों को पालन करने की बात है। ये एक्ट 2020 में बना था, लेकिन लागू ठीक से नहीं हुआ था। उसमें ये सारे प्रावधान हैं। उसमें है कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को निबंधन कराना जरूरी है, निबंधन 3 साल का होगा, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास अपना प्रोस्पेक्टस होगा, अगर एक बच्चा और क्या पढ़ रहा है तो उसके लिए 1 मीटर का आकार होना चाहिए, उतनी जगह होनी चाहिए, बेंच डेस्क होने चाहिए, फिर टाइमिंग को लेके है, फिर फीस को लेके बहुत सारी चीजें उस एक्ट में है। तो उस एक्ट को पालन कराने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। तो ऐसा वो कर रहे हैं। उसका मकसद ये है कि वो चाहते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों की, कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। पुष्यमित्र जी, पटना और बिहार के सभी छोटे बड़े शहरों में कोचिंग संस्थानों का जाल कैसे फैला हुआ है आप जानते ही हैं। ऐसे में इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा पाना इतना आसान रहेगा क्या? उन्होंने एक पूरी प्लानिंग की है अपने तरीके से, और वो जो प्लानिंग है देखने में तो फुल प्रूफ लगती है। प्लानिंग की जो पहली बात है वो कि वो अभी से लागू नहीं हो रहा है, वो 21 अगस्त 2023 से लागू होगा, और इस बीच में पूरे अगस्त महीने में वो प्रोसेस चलेगा जिससे तहत इनको कंट्रोल किया जा सके। उसमें पहला हफ्ता जो अगस्त का है, वो जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है कि आपके जिले में जितने कोचिंग संस्थान चलते हैं सबका लिस्ट तैयार करें, और उसके बाद हर जिले को 8 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में सभी संस्थानों की बैठक बुलानी है, और उन्हें ये सब बताना है कि आपको ये करना है, ऐसा करना है, ये नियम है, ये कायदे हैं, इस हिसाब से चलना है। उसके बाद जो 2 हफ्ते बचे हैं अगस्त के, इसमें जिले में मजिस्ट्रेट बनेंगे। वो अपने स्तर से सभी कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण उसी तरह करेंगे जैसे अभी सरकारी स्कूलों का हो रहा है। उसमें जाएंगे, वहाँ कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उनको बताएंगे, चेतावनी देंगे और कहेंगे आप जल्दी से जल्दी ठीक कर लीजिए, और 31 अगस्त के बाद ऐसा कुछ मिला तो फिर उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। ये उनकी पूरी प्लानिंग है। तो इस हिसाब से उनकी प्लानिंग जो है वो कागज पर तो अच्छी लग रही है, कितना लागू करवा पाते हैं ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि उन्होंने स्कूलों पर नकेल कसने के लिए, खासतौर पर शिक्षकों को ऑन टाइम करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, और वो सब कुल मिला के सफल लग रहे हैं। ठीक है, सरकार अपने स्कूलों और इसमें पढ़ाने वाले टीचर्स को लेकर भी सख्त हुई है, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की क्वालिटी अभी भी सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के पास कोचिंग संस्थानों का ही आसरा है, लेकिन अब इन पर डंडा चलाने से कहीं स्टूडेंट्स ही तो सफर नहीं करेंगे। देखिए, के पाठक जी जो हैं वो डंडा चला के एक्शन ले रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अभी तक वो डंडा चला रहे हैं, और डंडा चला के वो कुल मिला के क्या कर सकते हैं कि शिक्षकों की उपस्थिति स्कूलों में सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं हो जो स्कूल ना आए, नियमित आए, समय पर आए, नहीं तो सैलरी कटेगा। तो शिक्षक समय पर आए ये वो सुनिश्चित कर सकते हैं, और छात्र आए ये सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई की गुणवत्ता कैसे बेहतर होगी, इसके बारे में अभी तक उनकी प्लानिंग में कुछ नजर नहीं आया। जब तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर नहीं होगी, तब तक इन सारी चीजों का कोई खास असर दिखेगा नहीं, क्योंकि शिक्षक आ जाए और वो ठीक से पढ़ाए नहीं तो फिर लाचारी बनी रहेगी कोचिंग इंस्टीट्यूटों की। हालांकि वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कोचिंग संस्थानों को बंद कर देना है, शाम 4 बजे के बाद कोचिंग संस्थान चल सकते हैं। तो हो सकता है उनके आगे उनके दिमाग में कुछ प्लान भी हो। शुक्रिया पुष्यमित्र। पटना में सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान सार्थक संवाद के कुमार सर्वेश से भी हमने बातचीत की और पूछा कि सरकार के इस फैसले पर उनकी क्या राय है। मुझे लगता है ये कुछ ज्यादा ही हाथ है, क्योंकि बेसिक पर्पस इसका स्कूलिंग सिस्टम को दुरुस्त करना है, और इसके लपेटे में ऐसे कोचिंग संस्थान भी आ रहे हैं
ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जिनका स्कूल और कॉलेज से कोई लेना देना नहीं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं न कहीं मुझे यह निर्णय हार्श लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो इस निर्णय के कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं। इससे कोचिंग संस्थानों पर दबाव निर्मित करके, विशेष करके ऐसे कोचिंग संस्थान जो स्कूल टाइम में कक्षा संचालित कर रहे हैं और जिसका असर स्कूल में छात्रों की उपस्थिति पर पड़ रहा है, तो उन पर दबाव निर्मित करके स्कूल में प्रेजेंस को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरक कदम उठाए बिना कोई निर्णायक सफलता मिलने जा रही। और जब मैं पूरक कदम की बात कर रहा हूँ, तो जब तक आप एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज स्कूल और कॉलेजेस में आप उपलब्ध नहीं करवाएंगे, तब तक इसका बहुत इम्पैक्ट होगा, मुझे संदेह है। तो मुझे ये लगता है कि इसके लिए शॉर्ट टर्म स्टेप जो लिए जा रहे हैं, इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव की जरूरत है। देखिए, एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता। आपको डिफरेंशिएट, ऐसे कोचिंग संस्थानों के बीच डिफरेंशिएट करना होगा जो कोचिंग संस्थान स्कूलिंग या कॉलेज को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, कोचिंग संस्थान का जो पॉजिटिव रोल रहा है क्वालिटी को मेंटेन करने में, स्कूलिंग या कॉलेज सिस्टम जैसे जैसे कमजोर पड़ते चले गए, तो कम्प्लीमेंट्री रोल में जो कोचिंग संस्थान आए, उनके इस पॉजिटिव रोल को भी डिनाई नहीं किया जा सकता। ये थे पटना में कोचिंग सेंटर सार्थक संवाद के कुमार सर्वेश। शुक्रिया आपका। सिगरेट पीना या तंबाकू का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट के डिब्बियों से लेकर सिनेमा घरों, टीवी और सार्वजनिक जगहों पर आपने ये इश्तिहार खूब देखे होंगे। लेकिन फिर भी आपको अपने आसपास सिगरेट का कश लगाते लोग आसानी से मिल जाएंगे। इन सबको देखकर मन में ये संदेह होता है कि क्या इन विज्ञापनों से कोई फर्क भी पड़ता है। तो आपको बता दें कि फर्क पड़ता है, और ऐसा मैं नहीं, WHO की एक रिपोर्ट कह रही है। पिछले दिनों ही द ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2023 इस नाम से ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इसमें स्मोकिंग को लेकर जो आंकड़े सामने आए वो निश्चित तौर पर राहत देने वाले हैं। बताया गया है कि दुनिया भर में लोग अब तंबाकू से होने वाले जानलेवा खतरों को लेकर जागरूक हो रहे हैं। यही वजह है कि अब तंबाकू का सेवन करने वालों की तादाद में पहले के मुकाबले काफ़ी कमी आई है। साल 2000 से 2020 की अगर हम तुलना करें तो उस वक्त 15 साल की उम्र से ज़्यादा के करीब 32% लोग तंबाकू का सेवन करते थे, जो अब घटकर 20% हो गई है। साल 2000 में जहां 49% पुरुष और 37% महिलाएं तंबाकू का सेवन करती थी, वहीं साल 2020 में ये संख्या घटकर 16% और 8% रह गई। 2007 के मुकाबले 2021 में करीब 30 करोड़ स्मोकर्स कम हुए हैं। हालांकि इसके बाद भी आज लाखों लोग हर साल तंबाकू के सेवन से अपनी जान गंवाते हैं। WHO की इस रिपोर्ट पर विस्तार से बात करने के लिए हम पहुंचे उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के फाउंडर और हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर सचिन बजाज के पास। डॉक्टर साहब, इस रिपोर्ट में बेंगलुरु का स्पेशल मेंशन है, उसकी तारीफ की गई है, तो इंडिया को लेकर क्या कहा गया है? देखिए, सिर्फ बेंगलुरु नहीं, पूरे भारत में बहुत गया है कि एक तो सिगरेट के जो पैकेट्स हैं उस पर 85% से ज्यादा एरिया पर हमारा एक वार्निंग स्लोगन होता है, जिसमें बताया जाता है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, काफी हार्ट अटैक्स वगैरह हो सकते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी वार्निंग है। दूसरा, एक भारत ने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि इंडोर स्मोकिंग जो है वो ऑलमोस्ट बंद कर दिया। अब आप देखिए, कहीं भी सिनेमा हॉल में जाइए, थिएटर्स में जाइए, कहीं भी एनक्लोज एरियाज, होटल्स में जाइए, तो एरोप्लेन्स में जाइए, तो इंडोर स्मोकिंग जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है पूरे भारत में। इनफैक्ट इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में है जहां पर स्मोकिंग के अगेंस्ट एक्शन लिया गया है। इंडोर तो छोड़िए, आप स्कूल्स के बाहर आउटडोर भी, स्कूल के आसपास आधे किलोमीटर तक कोई सिगरेट, तंबाकू कोई नहीं बेच सकता। तो ये सब जो है भारत में बहुत बढ़िया एक्शन लिया है, बहुत बड़ा एक्शन लिया है इंडोर स्मोकिंग रोकने के लिए, एडवर्टाइजमेंट रोकने के लिए। क्या सिगरेट की कहीं ऐड नहीं देख सकते हैं? तो जो एम्पावर एक स्कीम जो WHO ने लॉन्च की थी, एम्पावर का मतलब है मॉनिटर टबैको यूज, प्रिवेंट टबैको यूज, protect people from tobacco use, O say offer them help to quit tobacco, and then W say warn them of the dangers of tobacco use, E say enforce bans on tobacco advertising, और R से raise taxes on tobacco products। तो ये जो सब कुछ ही है,
ये इंडिया ने काफी हद तक आगे किया है और इस समय इस एम्पावर रूल से करीब करीब 70% से ज्यादा लोग जो है पूरे वर्ल्ड में वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं, जो कि ये नंबर सिर्फ 5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन था 2008 में। और इस समय सिर्फ 40 के करीब कंट्रीज ऐसी रह गई हैं जो ये रूल्स फॉलो नहीं करती हैं, और इसके अलावा सारी कंट्रीज ने फॉलो किया और इंडिया अमंग द टॉप 10 कंट्रीज रहा है जिसने ये बहुत ही अच्छी तरह रूल्स सारे के सारे इम्प्लीमेंट किए हैं। इस रिपोर्ट में सेकेंड हैंड स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग को कम करने पर भी जोर दिया गया है। तो क्या नुकसान है इसके और कौन लोग इसकी चपेट में ज़्यादा आते हैं? सबसे ज्यादा जो इसकी चपेट में है वो अनफॉर्चुनेटली हाउसवाइफ है, क्योंकि उनके हस्बैंड स्मोक करते हैं घर में आकर और उनके घर में कोई रूल इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। तो रूरल हाउसवाइफ को स्पेशली डबल वैमी सहना पड़ता है कि एक तो वो चूल्हे पे खाना पकाते हैं जिसकी धूल धुआं उनके फेफड़ों पे असर करता है, और फिर जो घर में आदमी है वो आकर घर में बीड़ी हुक्का पीते हैं जिससे और धुआं क्रिएट होता है। तो घर में जो औरतें हैं और छोटे बच्चे हैं उन पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जी, और जैसे कि आपने भी बताया कि भारत में तंबाकू सेवन के खिलाफ ज़बरदस्त कैंपेन चला है, कानून भी है, लेकिन पॉलिसी लेवल पर और क्या किए जाने की ज़रूरत है? देखिए 2-3 चीजें मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत ही लो लाइन फ्रूट है और बहुत ही इजी है करना। सबसे पहला तो ये कि लूज सिगरेट्स बेचना बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट्स हैं जो अर्ली ऑन लाइफ में सिगरेट पकड़ते हैं, जिनको उसकी आदत पड़ जाती है, उनके पास यूजुअली ज्यादा पैसे नहीं होते, वो 1 सिगरेट खरीदते हैं, 2 सिगरेट खरीदते हैं लूज चेन से। अगर वो लो मोट उनके लिए बंद कर दिया जाए और वाइडन कर दिया जाए कि भाई आप 1 सिगरेट नहीं खरीद सकते, अगर खरीदना है तो पूरा पैकेट खरीदना होगा 500 रुपए का, 400 रुपए का, तो वो एक बहुत बड़ा बैरियर होगा उनके लिए शुरू करना स्मोकिंग। दूसरा, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस का फाइन बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। इस समय सिर्फ 200 रुपए फाइन है पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग करने का, तो ये इसको बढ़ाना, इसको कम से कम 1000 रुपए या 2000 रुपए करने की जरूरत है ताकि बहुत बड़ा डिटेरेंट बने ये। और तीसरा, जो हम एक नॉन स्मोकिंग तो बना देते हैं पब्लिक प्लेसेस को, बट एक बाहर उनके या आसपास एक डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया हम क्रिएट कर देते हैं कि आप यहाँ खड़े होकर पी लीजिए सिगरेट। वो मुझे लगता है हर रेस्टोरेंट, हर होटल में बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। कोई भी पब्लिक प्लेस के आसपास डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक डिटेरेंट होगा यंग एंड न्यू स्मोकर्स के लिए कि अगर आप बाहर जाते हैं तो आपके पास सिगरेट पीने का मौका ही नहीं है, तो और घर में आप पी नहीं सकते क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो एक आदत पड़ना ही मुश्किल होगा। तो ये 3 जो स्टेप्स हैं बहुत ही लो कॉस्ट स्टेप्स हैं, इनमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है सरकार का। तो पैसिव स्मोकिंग यानी स्मोकर्स की संगत सोहबत में रहने से करीब 15 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें कम से कम 65,000 बच्चे शामिल हैं। तो सिगरेट का धुआं सिर्फ इसे पीने वालों को ही नहीं, उनके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन बजाज। और अब देश दुनिया की अखबारों की बारी। क्या खबरें छपी है, आइए सुनते हैं। हरियाणा के नूह से शुरू हुआ हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान के हवाले से मैं अपनी पहली खबर शुरू कर रहा हूं। दोनों की हेडलाइन है जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। दैनिक भास्कर लिखता है कि रैलियां नहीं रोक सकते पर हेट स्पीच न हो और हर भाषण रिकॉर्ड किया जाए। 116 उपद्रवियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। 4 जिलों में इंटरनेट 5 अगस्त तक बंद कर दी गई है। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जहां पर आग की लपटें हैं और उसके नीचे 2-3 बयान हैं। मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि दंगाइयों से भरपाई करेंगे, तो राज्य के गृह मंत्री अनिल विज, उन्होंने इसके लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार बताया है। लेकिन इसके ठीक नीचे प्रधानमंत्री की एक छोटी तस्वीर है और प्रधानमंत्री ने सौहार्द की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रक्षाबंधन पर मुस्लिम महिलाओं के घर जाएं और उनसे राखी बंधवाकर भरोसा बढ़ाएं। एक खबर और, मध्य प्रदेश के कूनो में एक और चीता ने दम तोड़ दिया है और अब तक 9 चीतों की कुल मौत हो गई है। इधर भारत पाकिस्तान के बीच 2023 वनडे वर्ल्ड कप का मैच 15 अक्टूबर के बजाय अब 14 अक्टूबर को ही खेला जाएगा। आईसीसी ने अभी तक संशोधित कार्यक्रम जारी नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि सप्ताह के अंत तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। एक दूसरी रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से कि भारत की कुल बेरोजगारी दर में जुलाई के महीने में गिरावट आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मानसूनी बारिश की शुरुआत के साथ कृषि श्रमिकों की मांग बढ़ने से ऐसा हुआ है और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार कुल बेरोजगारी दर जुलाई महीने में 7.95% रही, जो कि जून में 8.45% थी।
इधर मोदी सरनेम केस से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि अपील सेशंस कोर्ट में लंबित है, इसलिए जो उन्हें दोषी साबित किया गया है सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा दे। इधर मानहानि के ही एक दूसरे मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को 26 सितंबर तक कोर्ट में पेश होने से छूट दी है। मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मैतेई भीड़ की दरिंदगी का शिकार हुई थी पीड़ित महिलाएं, उसमें से एक महिला के हस्बैंड ने, जो कि कारगिल वॉर वेटरन भी हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की है। उन्होंने ये कहा है कि भगवान ने ये सुनिश्चित करने के लिए जो यौन उत्पीड़न का वीडियो है वो वायरल किया होगा ताकि सच सामने आ जाए, और ये भी कहा है कि ये जो एक्शन अब लिया जा रहा है वो पहले ही लिया जा सकता था, लेकिन वीडियो के वायरल होने से पहले जब वो लोग पुलिस में शिकायत कर रहे थे और बता रहे थे तब उन पर किसी ने विश्वास नहीं किया। एक खबर इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लागू रहेगा और 1 अक्टूबर से ये नियम लागू हो जाएगा। साथ ही 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। ये पूरी जानकारी निकल कर आई है जीएसटी काउंसिल की बुधवार को जो 51वीं बैठक हुई उसके बाद। दरअसल जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 10% से टैक्स बढ़ाकर 18 से 28% कर दिया गया था। वहीं सिख विरोधी दंगों में, जिसकी कल हमने बातचीत भी की थी आज के दिन वाले हिस्से में, आरोपी कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दिए जाने का सीबीआई ने विरोध किया है। वहीं पंजाब कांग्रेस में एक बड़ी पेच दिख रही है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सूबे में आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ की अटकलों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार में अगर कांग्रेस से कोई मंत्री बना तो वो सियासत छोड़ देंगे। एक और खबर बहुत जरूरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए एक पहल की है। मंत्रालय गुरुवार को यानी आज एक पोर्टल लॉन्च करेगा। ये पोर्टल विदेश में दिवंगत भारतीयों के शवों को वापस लाने में मदद करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से जो परिजन हैं वो मृतक रिश्तेदार को सरकार की मदद से भारत ला सकेंगे। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। वहीं एक तस्वीर राष्ट्रपति भवन की है जहां पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने विपक्ष के कई बड़े नेता, संजय सिंह हो, फारूक अब्दुल्ला हो, शरद पवार हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो और भी कई नेता बैठे हुए हैं और उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद ये मांग की है कि प्रधानमंत्री सदन में मणिपुर पर अपना बयान दर्ज करें। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सवाल है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 2020 के चुनावी नतीजे पलटने के आरोप तय हो गए हैं और इस मामले में आज पेशी होनी है उनकी। ट्रंप पर पहले ही से गोपनीय दस्तावेजों के मिसमैनेजमेंट और अपने से जुड़ी जानकारी छिपाने के लिए एक पॉर्न स्टार को पेमेंट करने से जुड़ी 2 मामलों में आरोप तय किए जा चुके हैं। यानी आज गुरुवार को अब तीसरे मामले में उनकी पेशी होनी है। वॉशिंगटन की अदालत में उन्हें पेश होना है, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से इसकी सुनवाई होगी। इधर एक दूसरी खबर बीबीसी के हवाले से, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी पत्नी सोफी ने अलग होने की घोषणा की है। 18 साल तक उन दोनों की शादी चली और अब इन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के हवाले से ये जानकारी दी है कि वो अलग हो रहे हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में, यानी कि जो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक मंच है, उसमें शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर ढेर सारी कयासबाजी है। ये समिट 22 से 24 अगस्त के बीच साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में होने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही समिट में हिस्सा लेने से इनकार कर चुके हैं। और आज 3 अगस्त की तारीख को इतिहास में किन घटनाओं के लिए याद किया जाता है वो भी जान लेते हैं। तो आज ही के दिन 1977 में दुनिया का पहला होम कंप्यूटर TRS-80 बाजार में आया था। इस कंप्यूटर में 4 KB रैम होती थी और 12 इंच का मॉनिटर होता था। 1958 में अमेरिकी सबमरीन USS नॉर्थलेस नॉर्थ पोल को पार करने वाली दुनिया की पहली सबमरीन बनी। 1948 में इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हुई। तो फिलहाल आज का दिन पॉडकास्ट में इतना ही। आपसे कल होगी मुलाकात। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।